हेलो फ्रेंड्स, मैं संदेश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। फिजिकल जियोग्राफी में इस समय हम लोग वेदरिंग और इरोजन पढ़ रहे थे और उसका पार्ट एक हम लोग पढ़ चुके हैं। वेदरिंग, इरोजन, डेन्यूडेशन और मास मूवमेंट, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये होते क्या है, ये प्रक्रिया क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। पार्ट टू में इसमें कुछ और चीज़ें हम लोग आज देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपर्दन पे अगर आता हूँ तो अपर्दन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो अपर्दन बेसिकली होता क्या है, तो ये हम लोग पार्ट एक में देख चुके हैं। इसके बाद अपर्दन में आपको बताना पड़ेगा कि इसके 6 प्रक्रम होते हैं जिनके माध्यम से ये होता है। नदी, रिवर, पवन, विंड, हिमानी अर्थात ग्लेशियर, परिहिमानी, परि पेरीग्लेशियल, महासागरीय धाराएं, ओशनिक वेव्स और भूमिगत जल अर्थात ग्राउंड वाटर। ये सभी तरह तरह के डिपोजिशनल और इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, अपर्दन के कारक हैं, प्रक्रम है, प्रोसेस है। तो इन 6 के 6 ये जो टाइटल्स हैं ये आपको पता होना ज़रूरी है और इन सभी पे अलग अलग पर्टिकुलर लेक्चर चैनल पर अपलोड है, आप जाके वहाँ इनको देखिए। हम लोग लैंडफॉर्म की स्टडी तो खैर हम लोग उन चैप्टर्स में भी किए हैं, लेकिन उसके बाद मैंने 2 चैप्टर्स और बनाए थे जिसमें मैंने लगभग 93 लैंडफॉर्म्स का रिवीजन करवाया था आप लोगों का, तो वो भी इसी से रिलेटेड है। तो अगर आपने नदी, पवन, हिमानी, इन सब के जो अपर्दन की ये कारक हैं, इनकी असली प्रक्रिया, इनकी मतलब कैसे होती है, डीपली अगर पढ़ना हो तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो अपर्दन में इतना सफिशियंट है। जो क्वेश्चन इसमें आता है बेसिकली वो अपर्दन क्या है और अपर्दन के प्रक्रम से क्वेश्चन आता है। तो अपर्दन क्या है ये आप ऑलरेडी पहले पार्ट में देख चुके हैं और प्रक्रमों के लिए आपको सभी चैप्टर्स को एक बार अच्छे से समझना पड़ेगा। नदी वाले में 2 पार्ट हैं, इस तरह पवन वाले में 2 पार्ट हैं, ऐसे सबके ऑलमोस्ट 12 से 15 लेक्चर्स होंगे। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बेसिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो लैंड फॉर्म है। लैंड फॉर्म से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि ये पर्टिकुलर स्थल रूप या लैंड फॉर्म किस प्रक्रिया के माध्यम से बनता है। तो उसके लिए भी आपको वो लैंड फॉर्म वाला चैप्टर देखना पड़ेगा और इसके बाद जो है ये चैप्टर आपको देखना पड़ेगा। तो लैंड फॉर्म वाले जो 2 चैप्टर्स हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। और बाकी अगर इन सभी के चैप्टर्स आपको अलग अलग से पढ़ने हैं तो वो आप फिजिकल ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो अपर्दन का काम हम लोग का, इरोजन का काम यहाँ से समाप्त होता है। अब हम लोग ऊपर चलते हैं वेदरिंग में। वेदरिंग में दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसको नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो इसको नियंत्रित करने वाले कारकों में दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ लिखा हुआ है चट्टान, फिर लिखा है स्लोप और फिर लिखा है जलवायु और फिर लिखा है वनस्पति। इसको याद करने के लिए मैंने इंग्लिश में इनका पहला अक्षर लिख दिया है रॉक आर, स्लोप ढाल एस, जलवायु का क्लाइमेट सी और वेजिटेशन वी, RSCV। अब ये किस प्रकार से वेदरिंग को कंट्रोल करता है या उसको इफेक्ट डालता है उस पे। सबसे पहले हम लोग चट्टान पे आते हैं, रॉक पे। सिंपल सी बात है, वेदरिंग का मतलब होता है चट्टान का टूटना फूटना। अगर चट्टान हमारी हार्ड होगी, स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी तो वो जल्दी नहीं टूट पाएगी, वहीं अगर कमजोर होगी तो जल्दी टूट जाएगी। तो वही चीज़ है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि रॉक की मजबूती पर वेदरिंग डिपेंड कर रही है, वेदरिंग की प्रक्रिया। तो इसीलिए कहीं ना कहीं चट्टान उसको प्रभावित कर रही है। अगर अगर हार्ड रॉक है, मजबूत है, तो वेदरिंग की प्रक्रिया बहुत जल्दी नहीं हो पाएगी और बहुत आसानी से नहीं हो पाएगी। वहीं अगर कमजोर रॉक है तो वेदरिंग की प्रक्रिया आसानी से हो जाएगी। ऐसा भी माना जाता है कि अगर चट्टान में जो लेयर है वो लंबवत रूप में है तो भी चट्टान हमारी कमजोर रहती है। वहीं अगर जो लेयर्स हैं वो हमारी क्षैतिज रूप में है तो उनमें ज़्यादा संगठन देखने को मिलता है। तो चट्टान वाले हेडिंग में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि चट्टान की मजबूती अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अगर चट्टान मजबूत है तो जल्दी नहीं टूट पाएगी और अगर कमजोर है तो जल्दी टूट जाएगी। दूसरा पॉइंट है आपका स्लूप। हम लोग बस मेन कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। बुक्स में आप देखेंगे तो बुक में एक एक चीज को बहुत ज्यादा डिटेल किया हुआ है, उतना हमारे लिए जरूरी नहीं है। हम लोग को सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट समझना है। स्लोप, स्लोप में क्या है? स्लोप में दोस्तों सिर्फ इतना है कि अगर मान लीजिए स्लोप बहुत तीव्र है तो अगर यहाँ पे पदार्थ है, यहाँ पर मलबा है, तो वो तेजी से नीचे की ओर सरकने लगेगा।
इससे क्या होगा, अपक्षय की गति भी बढ़ जाएगी। वहीं अगर स्लोप इस तरह का है, नॉर्मल सा स्लोप है, तो जो मलबा है वो धीरे धीरे आएगा। इस समय अपक्षय की गति जो होगी, वेदरिंग की जो स्पीड होगी, वो अपेक्षाकृत उतनी नहीं रहेगी जितनी तीव्र स्लोप रहने पे थी। तो इस प्रकार स्लोप भी अपनी थोड़ी भूमिका निभा देता है यहाँ पे, लेकिन चट्टान की मजबूती वाला जो पॉइंट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस दृष्टि से। फिर तीसरा पॉइंट है हम लोग का जलवायु। जलवायु कैसे भूमिका निभाती है? जलवायु की भूमिका दोस्तों इस प्रकार से होती है, अलग अलग जलवायु में अलग अलग की तरह की क्रियाएं होती हैं। जैसे जो डिजर्ट एरियाज होते हैं हमारे, डिजर्ट एरियाज में क्या होता है, डिजर्ट एरियाज में दिन में टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है, रात में बहुत कम हो जाता है। इससे चट्टान में फैलाव और संकुचन की स्थिति हमें देखने को मिलती है और चट्टान हमारी टूट जाती है। साथ ही साथ जो ह्यूमिड रीजन्स होते हैं, वहाँ पर अगर चूने के चट्टान वाले एरियाज है, तो वहाँ पे जो है वहाँ रासायनिक अपक्षय काफ़ी ज़्यादा अपनी बड़ी भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग तरह की जलवायु में, अगर मान लीजिए कहीं आर्द्र जलवायु है, नम जलवायु है, तो वहाँ पर केमिकल वेदरिंग ज़्यादा होगी, और जहाँ शुष्क वाली स्थिति है, डिजर्ट एरिया है, इस प्रकार की चीजें हैं, तो वहां पर मैकेनिकल वेदरिंग अधिक होगी। अब बात आती है वनस्पति की, वेजिटेशन की। वेजिटेशन का रोल क्या होता है? वेजिटेशन का रोल दोस्तों दो तरह का होता है। वेजिटेशन कभी कभी चट्टानों को संरक्षण भी प्रदान करता है। जैसे क्या होता है, मान लीजिए ये रॉक है और ये उसके ऊपर कोई मान लीजिए वेजिटेशन है, कोई वनस्पति है, तो वेजिटेशन क्या करेगा, सूर्य तप को रॉक तक पहुंचने से रोकेगा। इससे हमारी चट्टान गर्म और ठंडी नहीं होगी और चट्टान में फैलाव और संकुचन नहीं हो पाएगा। वहीं कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी वनस्पति है, वनस्पति की जड़ों के माध्यम से चट्टानों में विघटन होने लगता है, जड़ें जो है रॉक को तोड़ने लगती हैं। तो वनस्पति के बारे में दो बातें कही जाती हैं। वनस्पति के माध्यम से कभी कभी कीड़े मकोड़े रॉक रॉक के मतलब रॉक को विघटित करते रहते हैं, जड़ों के माध्यम से कीड़े मकोड़े पहुंच जाते हैं चट्टान के पास। तो वनस्पति दो प्रकार के कार्य करती है, कभी कभी तो चट्टान को संरक्षण भी प्रदान करती है और कभी कभी विघटन भी लाती है चट्टान में। तो ये तो हो गया चट्टान, ढाल, जलवायु और वनस्पति। ये चार हमारे फैक्टर्स होते हैं जो वेदरिंग में अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं और अलग अलग तरीके से वेदरिंग को प्रभावित करते हैं। अब हम लोग आते हैं वेदरिंग के टाइप्स पे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ऊपर से, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। यहाँ लिखा गया है इंग्लिश में फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग में दोस्तों बात ये है कि सबसे पहले तो आपको इंग्लिश में नाम पता होना जरूरी है, और इसी के लिए विघटन शब्द का भी हम यूज करते हैं। इंग्लिश में कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। जैसे मान लीजिए कहीं पर अगर चट्टान का टूटना होता है वेदरिंग, और ये अगर चट्टान का टूटना भौतिक कारकों के माध्यम से हो या यांत्रिक कारकों के माध्यम से हो, तो उसको हम कहते हैं विघटन। जैसे अगर हम मान लीजिए बोल रहे हैं कि चट्टान का विघटन हो रहा है, तो इससे हमें ये समझ जाना चाहिए कि वहां पे भौतिक कारक या भौतिक अपक्षय प्रभावशाली है। वहीं अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं चट्टान का वियोजन हो रहा है, तो वहां पे रासायनिक अपक्षय प्रभावी है या रासायनिक अपक्षय अपनी भूमिका निभा रहा है। तो केमिकल वेदरिंग के लिए हम वियोजन शब्द का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डीकम्पोजिशन। और फिजिकल वेदरिंग के लिए हम लोग जनरली विघटन शब्दावली का यूज करते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। तो डिसइंटीग्रेशन और डीकम्पोजिशन ये दो अलग अलग शब्द हैं। हिंदी में कहें तो विघटन और वियोजन। विघटन जो जुड़ा हुआ है यांत्रिक या भौतिक अपक्षय से, और जो हमारा वियोजन जुड़ा हुआ है रासायनिक या केमिकल वेदरिंग से। तो भौतिक वाले में क्या होता है? भौतिक वाले में ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। सबसे पहले तो रेनफॉल, मान लीजिए कहीं रेनफॉल होगी, तो जब बारिश की बूंदें, वर्षा की बूंदें तेजी से चट्टान के ऊपर पड़ेंगी तो उस पर प्रहार करेंगी और उसमें जो है धीरे धीरे वो टूटेगी। सूर्य तप, ये हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए टेम्परेचर कम ज़्यादा होने से चट्टान में फैलाव और संकुचन होता है। तो इसमें जो चार मैंने लिखा हुआ है, चार चीज़ें मेन होती हैं। एक सूर्य तप, इंसोलेशन, दूसरा रेनफॉल, तीसरा होता है आपका तुषार,
तुषार में क्या होता है, जैसे मान लीजिए बहुत डिजर्ट एरिया है या बहुत ऐसा एरिया जहाँ पे तापांतर बहुत अधिक होता है, तो दिन में मान लीजिए चट्टान की तराजों के अंदर जो चट्टान पे छिद्र होते हैं उनमें जो स्थित जल है दिन में पिघल जाता है, रात में फिर जम जाता है, दिन में पिघल जाता है, रात में फिर जम जाता है। चट्टान के अंदर छिद्रों में जो जल है उससे भी चट्टान टूटती है अंदर अंदर, तो वो तुषार के कारण होता है। और ये 3 हो गया। अब चौथा हम देखते हैं, चौथा कारक कौन सा है। चौथा इसमें होता है अपदलन। अपदलन की क्रिया क्या होती है। अपदलन में दोस्तों क्या होता है कि इसे इंग्लिश में एक्सफोलिएशन कहते हैं, और इसके लिए ओनियन वेदरिंग शब्दावली का भी हम यूज करते हैं। कभी कभी चट्टान में मान लीजिए फैलाव हुआ, संकुचन हुआ, इन सभी क्रियाओं के माध्यम से चट्टान की ऊपर की परतें कमजोर हो गई। अब जैसे ही हवा हवा का प्रवाह हुआ या पवन का प्रवाह हुआ तो ऊपर वाली परतें हट गईं, अंदर की परत दिखाई देने लगी। तो जैसे हम लोग प्याज छीलते हैं, प्याज का छिलका छीलते हैं, वैसा ही दृश्य हमें देखने में लगता है। इसीलिए इसके लिए हम ओनियन वेदरिंग जो है शब्दावली का भी यूज हम करते हैं। तो ये होता है हमारा ओनियन वेदरिंग। ओनियन अपच्छय, प्याज अपच्छय नहीं कहते हैं इसको, इसके लिए ओनियन अपच्छय शब्द का ही यूज होता है। तो ये 4 हमारे भौतिक वाले में आपको लिखने पड़ेंगे। एक जो मैंने अभी आपको ओनियन वेदरिंग बताया है, दूसरा मैंने आपको सूर्यातप बताया, वर्षा के बारे में बताया, और तुषार। तो ये 4 आपको बताने पड़ेंगे। इसके बाद बात आती है रासायनिक अपक्षय की। तो रासायनिक अपक्षय में हम उन चीजों को शामिल करेंगे जहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन को कहते हैं जलयोजन, और डिसिलिकेशन। जैसे मान लीजिए चट्टान जो है, चट्टान ने जल को सोख लिया और उससे चट्टान का आयतन बढ़ गया और चट्टान अंदर अंदर टूटने लगी, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं हाइड्रेशन। क्योंकि चट्टान का संपर्क जब जल से होता है तो चट्टान के जो खनिज हैं और जल में जो हाइड्रोजन है उनमें आपस में रिएक्शन होता है, और जो चट्टान है वो जल को सोखती है और फिर टूट जाती है। इसी तरह डिसिलिकेशन की प्रक्रिया होती है, जिससे ऐसे चट्टान जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है उनसे सिलिका का पृथक्करण होता है। और इसी तरह कार्बोनेशन में आप जानते होंगे, कास्ट वाले एरिया में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कास्ट प्रदेश में रेनफॉल होती है और वहाँ पर CO2 की मात्रा भी होती है, और चूने के चट्टान वाले एरिया होते हैं वो, तो वहाँ पे इनमें सभी में आपस में क्रिया होती है, और वहाँ जो CO2 की स्थिति वहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और वहाँ जल जो होता है वो घोलक का काम करने लगता है और चट्टान को घोलने लगता है और तरह तरह के लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन करता है। और इसी तरीके से जिन चट्टानों में लोहे की मात्रा होती है वहाँ ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया ज़्यादा काम करती है। तो इन सभी के बारे में आपको ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि थोड़ी केमिस्ट्री वाली चीज़ है। तो अगर आपको कार्बोनेशन, हाइड्रेशन इत्यादि के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना हो तो आप केमिस्ट्री की बुक्स में पढ़ सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा 10th-12th में। बाकी जियोग्राफी की पर्सपेक्टिव से इतना सफिशियंट है। यहाँ पर एक चीज़ हम क्लियर करते हैं कि रेनफॉल मैकेनिकल वेदरिंग में भी होती है, रेनफॉल को कारक माना जाता है, और रेनफॉल को केमिकल वेदरिंग में भी कारक माना जाता है। मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि आपके घर के पास रेनफॉल हो रही है और चट्टान टूट रही है एग्जाम्पल के लिए, तो वो कौन सी वेदरिंग है। और कोई कहे कि कास्ट एरिया में रेनफॉल हो रही है तो वो कौन सी वेदरिंग है वहाँ पे। तो कास्ट एरिया में भी रेनफॉल होने के कारण वेदरिंग होती है, लेकिन वहाँ पे CO2 की मात्रा होती है, प्लस वहाँ चूने के चट्टान वाले क्षेत्र हैं, इसीलिए वहाँ रेनफॉल वाले जल की उतनी भूमिका नहीं होती। वहाँ पर रेनफॉल वाला जल जब आ जाता है तो वहाँ CO2 और चूने से आपस में सभी में क्रिया होती है, फिर वो घोलक का काम करता है। लेकिन नॉर्मल जो हम आसपास रेनफॉल देखते हैं यहाँ पर जल सीधे प्रहार करता है। तो जहाँ पर जल, सूर्यातप, तुषार ये सीधे सीधे प्रहार कर रहे हैं तो वो तो हमारा हो गया भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय या केमिकल वेदरिंग में जहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई केमिकल बन रहा है, उन सभी चीजों को आपस में जहाँ रिएक्शन हो रहा है वो आप समझ गए होंगे। जैसे कार्बोनेशन में रिएक्शन हो रहा है, डिसिलिकेशन में, हाइड्रेशन में, ऑक्सीडेशन में, जहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं, उसके बाद वेदरिंग हो रही है, तो वो तो हो जाएगा आपका रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत आ जाएगा। और नॉर्मल सीधे धूप लगी और चट्टान जो है, चट्टान में फैलाव और संकुचन हुआ, या जल की बूंदें पड़ी और चट्टान टूटने लगी, ये सब
जो चीज़ें हो रही हैं ये फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग में आएंगी। तो ये तो आप अच्छे से समझ लिए। अब बात आती है प्राणी वर्गीय पच्चय की। दोस्तों प्राणी वर्गीय पच्चय में इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। प्राणी वर्गीय पच्चय में वैसे तो जीव जंतु वनस्पति को भी हम शामिल करते हैं। तो वनस्पति की क्या भूमिका होती है ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि वनस्पति संरक्षण का भी काम करती है और वनस्पति कभी कभी उसमें विघटन लाने का भी काम करती है। तो यहाँ जो मैंने बताया था वही चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। जीव जंतु क्या करते हैं? जीव जंतु में यहाँ पे कीड़े मकोड़ों से उसका तात्पर्य है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े चट्टान में धीरे धीरे विघटन लाते रहते हैं, लेकिन उनका विघटन लाना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो ये दोनों पॉइंट्स तो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है मनुष्य। मनुष्य किस प्रकार से ये कार्य करता है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मनुष्य कहाँ से वेदरिंग में अपनी भूमिका निभाता है, लेकिन हम यहाँ पे बता दें कि मनुष्य जितनी बड़ी भूमिका निभाता है शायद ही कोई निभाता होगा, क्योंकि वर्तमान समय में डायनामाइट से विस्फोट किया जा रहा है खनन क्षेत्रों में, जहाँ पे खनन होता है वहाँ पे। तो उससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमको कोयले का खनन करना है, अब हम जाएंगे और डायनामाइट से विस्फोट करेंगे। हमें किसी भी चीज़ का खनन करना है, हमको हमको किसी पहाड़ी क्षेत्र में कोई निर्माण करना है, तो हम वहाँ पे डायनामाइट इत्यादि बमों से विस्फोट करते हैं। अब आप सोचिए कि जो चट्टान हजारों सैकड़ों साल बाद प्राकृतिक तरीके से उसमें विघटन होता, वो टूटती, वो चट्टान कुछ ही सेकंड में बस एक बटन दबाया विस्फोट हुआ और वो कुछ सेकंड भर भी नहीं लगते वो टूट जाती है। तो ये जो वेदरिंग हो रही है वर्तमान समय की, एक तरीके से इसको हम प्राणी वर्गीय पच्चय भी कह सकते हैं, इसको हम आर्टिफिशियल वेदरिंग भी कह सकते हैं। ये शब्द आपको बुक्स में तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये मुझे खुद ये मेरे दिमाग में आ रहा है कि इसके लिए हम आर्टिफिशियल वेदरिंग शब्दावली का भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए बताते बताते एक नई चीज़ दिमाग में आ गई, मैंने कभी इस शब्द के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अभी आप लोगों को बताते बताते ही मेरे दिमाग में से आया कि ये तो कृत्रिम, हिंदी में कह सकते हैं इसको कृत्रिम अपच्चय, और इंग्लिश में इसके लिए हम लोग आर्टिफिशियल वेदरिंग शब्दावली का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे नेचुरली कुछ नहीं हो रहा है। एक बम के माध्यम से चट्टान को तोड़ दिया जा रहा है और वेदरिंग हो जा रही है, जो कि अच्छा नहीं है, इससे संतुलन की स्थिति बिगड़ती है। लेकिन मनुष्य का काम ही है खनिजों का विदोहन करना। तो ये आपका हो जाता है प्राणी वर्गीय पच्चय, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। भले ही आप बाकी सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बताएं, लेकिन प्राणी वर्गीय पच्चय में जो भी मैंने आर्टिफिशियल वेदरिंग की बात की उसको आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आर्टिफिशियल वेदरिंग शब्दावली का प्रयोग कर देंगे तो कॉपी चेक करने वाले को भी लगेगा कि ये कोई नई चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ आपको शायद ही किसी बुक में मिले और नहीं भी मिलेगी। और इससे आपका आंसर एक नॉर्मल आंसर से हट के एक आंसर को आप वर्तमान परिदृश्य से भी रिलेट कर लेंगे, वर्तमान समय से भी जोड़ लेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। आंसर को इस प्रकार से लिखना चाहिए कि वो सिर्फ किताबी ना आके अब वो आप वर्तमान समय में जोड़ सकें उसको। तो वर्तमान समय में ऐसा हो रहा है, इस प्रकार का खनन कार्यों में इत्यादि कार्यों में बम विस्फोट इत्यादि किया जाता है। तो इस प्रकार से ये हो गया हम लोगों का वेदरिंग इरोजन का पार्ट 2। हम लोगों ने एक्सफोलिएशन को देखा, वेदरिंग के फैक्टर्स, उसके टाइप्स देखे, इरोजन में भी कुछ चीज़ें देखी हम लोगों ने, और इसके बाद अब इसमें हमें और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। डेन्यूटेशन के बारे में ऑलरेडी हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इस प्रकार फिर हम इस अध्याय को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आगे हम लोग किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई डाउट्स हो, कुछ क्वेश्चंस हो इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।